नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। पहले तो आप लोगों से क्षमा माँगूँगा कि मैं 2 दिन नहीं आ पाया। उसकी वजह ये थी कि मैं थोड़ा घूमने-फिरने चला गया था। बिठूर साइड में चला गया था जहाँ पेशवा के महल के खंडहर वगैरह है। पेशवा का एक भारतीय राजनीति में बहुत अहम योगदान था। भारत की राजनीति को एक उत्कर्ष तक पहुँचाने के लिए भी पेशवा जाएँगे और साथ ही साथ भारत के पतन के लिए भी पेशवा ही जाने जाएँगे, जिनके चलते अंग्रेज़ भारत पर काबिज़ हुए। मतलब अंग्रेज़ों के भारत पर काबिज़ होने में बहुत से साधन थे, मतलब बहुत से कारण थे। लेकिन एक ये एक बहुत बड़ा कारण था कि पेशवा ने एक तरीके से उनके सामने भारत को थाली में सँजो के दे दिया, उस पे फिर कभी चर्चा होगी। अब आजकल क्या है कि 2 बातें की चर्चा बहुत ज़बरदस्त चल रही है। पहली तो ये कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है और संघ के वरिष्ठ प्रचारकों में से 4 ने कहा कि अपनी अलग पार्टी बना के लड़ेंगे। और जो उनकी क्या नाम जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है उसका विरोध भाजपा के लोग ही कर रहे हैं, जो कि अपने आप में भाजपा एक कम से कम 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ शासन है और आरएसएस का एक बहुत ही मजबूत गढ़ माना जाता है। वहाँ अगर ये हालत है, तो कहीं न कहीं कुछ मामला अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ गड़बड़ चल रहा है और अब वो उसको समझने के लिए समय चाहिए। दूसरी चीज़ इस बार-बार इस बात की खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या नाम है, जो उत्तर प्रदेश का जो एक तरीके से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है भी। और उस गढ़ को फ़तेह करने के लिए यहाँ पर जो जो पूरा सामंजस्य है सत्ता का, उसको बदलने के लिए तमाम प्रयोगों की फिर से ये रणस्थली होने जा रहा है। और चर्चा चल रही है कि खड़गे साहब को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है ताकि दलित वोट बैंक के को लेकर के एक मुश्त संदेश पूरे भारतवर्ष में जाए। अब तो सामने आने पर ही बात पता चलेगी। अब ये चीज़ क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए थोड़ा-सा बैकग्राउंड में देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो थोड़ा-सा आपको आनंद आएगा और चीज़ों को समझने में भी आसानी होगी। खड़गे साहब के चुनाव लड़ने की बात तो हो ही रही है। एक बात और भी एक रिपोर्ट सामने आई है, वो प्रिंट की रिपोर्ट है जिसमें उसने बताया कि अपने योगी जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की हालत कैसे खस्ता हुई। बाकायदा लिखत-पढ़त में प्रिंट की रिपोर्ट है, कोई भी देख सकता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अपने योगी जी जो हैं वो क्यों उनकी जो घोषणाएँ सुनिए, जो बड़ी-बड़ी घोषणाएँ कि लाखों लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में आके लग गए हैं और जो भी है तमाम बातें वो करते रहते हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा है कि ये ये सब उनकी एक तरीके से सब जो उनकी घोषणाएँ मोदी जी की घोषणाओं की याद दिलाती है। ये घोषणाएँ बहुत थी, कहीं कुछ नहीं था। वही कुछ हाल प्रिंट की रिपोर्ट ने भी यही बताया कि उनकी घोषणाएँ अलग हैं लेकिन वास्तविकता अलग है। अब यहीं पर से मैं बात को शुरू करूँगा, थोड़ा-सा जैसे कि बैकग्राउंड देखिएगा तो चीज़ों को समझने में मज़ा आएगा, आसानी भी होगी। अब आप लोग 10 साल पहले की बात याद करिए जब मोदी जी आए थे, तो कितनी बड़ी-बड़ी घोषणाएँ कर रहे थे, जैसा कि बताइए 15 लाख रुपया है, 2 करोड़ रोज़गार है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, इस तरीके की बात। बीच-बीच में वो चीज़ों को भरमाने के लिए क्योंकि वो ये मैं बार-बार कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका अभी कह रहा हूँ। आप उस समय लोग योगी जी की सॉरी मो योगी तो ख़ैर चलो बाद में आए। मोदी जी की बड़े बड़ा मज़ाक उड़ाने वाले बहुत मज़ाक उड़ा रहे थे कि फेंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ना, ऐसा नहीं है। वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा था कि हम इतना बोलेंगे कि लोग आकर के हमारे झांसे में आकर के हम वोट दे दें। जैसे अब आप लोगों को याद दिलाऊँगा, आप लोगों को याद भी होगा कि अभी अभी तक उनका एक सेट रूटीन रहा है कि जब भी वो चुनाव के समय पहुँचते हैं, उसके बाद लाखों लाख करोड़ रुपए घोषणाएँ करते हैं, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे जो भी हो, चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे हिमाचल का जो भी है, आप लोग रिकॉल कर लीजिए, इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और लाखों लाख करोड़ रुपए की योजनाएँ वो करते हैं। अगर उन सब योजनाओं को जोड़ दिया जाए, जितना रुपया गया, तो उसके बाद तो हिंदुस्तान को अमेरिका अभी तक बन जाना चाहिए। लेकिन ये मोदी जी भी जानते हैं कि ये सब कहीं कुछ नहीं हो जा रहा है, लेकिन होने जा रहा है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए ये सब करना ज़रूरी है। और ये उसको लगभग उसी दिशा पे अपने योगी जी भी चल पड़े। बहरहाल ये सब चुनावी स्टंट हैं, चलते रहते हैं, वो सफल हैं या असफल हैं, वो तो बाद में पता चलेगा चुनाव परिणामों के बाद। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता के फिर आगे की बात शुरू करूँगा। मैंने पहले भी बताई होगी लेकिन च च जो ज़रूरत थी इसलिए फिर से बता रहा हूँ। भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में 2 धाराएँ साथ-साथ चल रही थी। पहली धारा महात्मा गांधी की और कांग्रेस की थी, दूसरी धारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थी, जो महात्मा गांधी के एक तरीके से आविर्भाव के बाद पनपी। मैंने पहले भी बताया था किसी समय कि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए और आने के साथ ही साथ उन्होंने 8-10 साल में स्पष्ट कर दिया कि हमको कैसा भारत बनाना है। उस भारत में लोकतंत्र था, समानता था, भाईचारा था और तरह तरीके की बातें थी। उसी विचारधारा की बात पर के आधार पर बाद में भारत का संविधान बना। इसमें ये लिखा गया कि जो हुआ सो हुआ।
लेकिन अब जो है वो हर वर्ग को, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सवर्ण हो, हर वर्ग को अपने मतलब उन्नति के समान अवसर दिए जाएँगे जहाँ तक वो उन्नति कर जाएँ। उसी सन 15 में महात्मा गांधी के आने के बाद जो है वो 1925 में मेरे करीब 10 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, जिसका मोटे तौर पर जो क्या नाम है, जो एजेंडा है वो ये है कि हमको पुराना भारत जो है उसको फिर से रिवाइव करना है, जहाँ कुछ क्या नाम है, कुछ प्रिविलेज लोग होंगे और ज़्यादातर लोग वर्कर होंगे। ऐसा उनका जो बात क्षण के सामने आती है, बाकी जो है वो तो ख़ैर, चूँकि मैंने पहले भी कहा था संघ एक बंद सा संगठन है, उसकी सारी बातें सामने नहीं आती, उतनी ही बातें सामने आती हैं जितनी वो सामने लाना चाहता है। अब उसके बाद फिर जो है वो चुनाव प्रचार शुरू हो गया और लोकतंत्र ने भी अपना काम शुरू कर दिया। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि चूँकि कांग्रेस के पास स्वतंत्रता संग्राम की पूँजी थी, और जैसा आजकल संघ और भाजपा के लोग कहते हैं कि कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं, ऐसा, लेकिन ठीक है वो झूठ भी बोल रहे होंगे तो, लेकिन बहरहाल चूँकि लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा है, इसलिए ये कह सकते हैं कि जनता को कांग्रेस पे भरोसा था। और उतने समय तक आप देख लीजिए मोटे तौर पर सन 90 तक आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का उत्थान कहीं से नहीं हो पाया। कांग्रेस को अगर किसी ने गिराया भी तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना-देना नहीं। यहाँ से चीज़ें फिर बदलनी शुरू हुई राम मंदिर के मा मा के मुद्दे से। राम मंदिर, राम, भगवान राम, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनमानस के आराध्य देव हैं। महात्मा गांधी से लेकर के सबने भगवान राम के बारे में कहा, होना भी चाहिए उसमें तो, जो देश के आराध्य है उसका नाम क्यों नहीं लिया जाए। लेकिन कांग्रेस की ये कह लीजिए मूर्खता है, कांग्रेस की गलतफ़हमी है, जो भी कह लीजिए, उसके चलते राम मंदिर ने एक ऐसा मुद्दा दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, जो उसका अपना मुद्दा था, धर्म और ये सब जाति, ये सब उसका अपना मुद्दा था। कांग्रेस ने इन सब मुद्दों पे ऊपर राजनीति कभी नहीं की। उसका मुद्दा हमेशा से था कि हमको आर्थिक स उदार आर्थिक क्या नाम है, बढ़ोतरी करनी है, समानता लानी है, स्वतंत्रता लानी है, भाईचारा लाना है, ये सब उसका पहले से ये मानना था। लेकिन राम मंदिर आंदोलन के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को वो मुद्दा मिल गया जिसपे वो अपने आप को बढ़ा सकती थी। मैंने एक आध ब चूँकि पत्रकार रहा हूँ इसलिए तमाम जगह जाना-आना होता रहता था। तो एक बार मैं जन संघ वालों के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं पता चल पाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये बात होती रहती थी कि बहुत दिन बाद ऐसा मुद्दा मिला है जो हमको रिवाइव कर देगा, और वही हुआ भी। राम मंदिर का जो मुद्दा था उसने पूरी तरीके राजनीति की दशा ही बदल दी, और वो क्या नाम है, एक तरीके से संघ के और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में समझ लीजिए कि एक मतलब समझ लीजिए कि लॉटरी निकल आई, राजनीतिक लॉटरी आप कह सकते हैं उसको। वहाँ से सिनेरियो फिर बदला। अब मैंने बताया ना कि वो चूँकि चीज़ें लगातार होती रहती हैं, तो बीच में जब मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का कार्यकाल आया तो उसमें पहली बार भारत में अप्रत्याशित आर्थिक क्या नाम है सुधार हुए, और आर्थिक लोगों ने पहली बार, मैं कहने में कोई संकोच नहीं है कि पहली बार हिंदुस्तान के लोगों ने संपन्नता का स्वाद चखा। नो डाउट मनमोहन सिंह की इकोनॉमी थी और भी तमाम चीज़ें थी। और उसके बाद जो है, लेकिन वही वाली बात है कि मैंने बोला ना कि जो सोनिया और मनमोहन सिंह का कार्यकाल था उस समय तक 2 बातें हो चुकी थी। सोनिया और मनमोहन दोनों पॉलिटिकल आदमी थे, उनको राजनीति की बहुत ज़्यादा वो नहीं थी। और दूसरी चीज़, कांग्रेस का जो ढाँचा था वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था सत्ता के मद में या सत्ता के स्वाद में। उसने उसने वो लास्ट संजीवनी उनको मिली 10 साल की, जिसमें भी जब कांग्रेस के लोगों ने कुछ नहीं किया तो वो ढाँचा ढह ढह के गिर गया। और अपने मोदी साहब, बहुत इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही शातिर आदमी है, चालाक आदमी, होना भी चाहिए ऐसे राजनीतिज्ञ को जैसे वो हैं। मनमोहन सिंह की सफलता से उन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर दी कि भारत राष्ट्र ने इतना उत्थान कर दिया है, आर्थिक उत्थान, कि अब अगर हम आर्थिक उत्थान के साथ में और भी बड़ी-बड़ी बातें करेंगे तो लोग हमको सोचेंगे कि, जैसे मान लीजिए मनमोहन सिंह के पहले कोई कहता कि आप लोगों को ड 2 ढाई 3-3 लाख रुपए तक की सैलरी मिलेगी जो आजकल मिल रही है, तो आदमी हँसने लगता है। लेकिन मनमोहन सिंह के आने के बाद से ये अब संभव हो गया। तो यानी कॉमन मैन के हाथ में, दिमाग में ये बात है कि हाँ, ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उन्नति अगर की जा सकती है हिंदुस्तान में भी। उस बैकग्राउंड के साथ मोदी जी ने लाल किले के ढांचे पे खड़े होकर के, ढांचा मैं कह रहा हूँ, नकली लाल किला बनाया गया था। तरह-तरह की बड़ी-बड़ी घोषणाएँ कर दी, जैसे वही ब्लैक मनी लाएँगे, 2 करोड़ रोज़गार देंगे, और सारी बातें जो कुछ है वो मतलब इतनी और जैसे किसी भी राज्यों में जब जाते थे तो लाखों करोड़ का पैकेज देते थे। वो राज्य जस के तस है, हुआ क्या भगवान जाने, बहरहाल पैकेज पैकेज मोदी जी ने दे दिया। अब पूरा सिनेरियो जो था वो ये 10 साल अच्छा खासा नाटक चला। अब उसके परिणाम क्या होंगे? 10 साल काफ़ी होता है। 10 साल में मैंने बताया कि 10 साल में जो अंतर्विरोध थे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के, मोटे तौर पे समझिए ये अंतर्विरोध थे कि कांग्रेस जो है वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित शासन लाना चाहती थी, जिसमें सबको विकास का अवसर मिले, और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है
वो मूलतः पुराने शासन की बात करता है, जो जैसे पुराना भारतवर्ष था। और एक काम और संघ के लोगों ने बड़ी चतुराई से किया, करना भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कि कांग्रेस का जब जो क्या नाम है, पतन हुआ इन 10 सालों में, और साथ ही साथ जो राज्यों में जो सरकारें बनी थी, चाहे अखिलेश यादव की हो, चाहे मायावती की हो, चाहे उधर लालू यादव की है, उन्होंने भी अपनी करनी से एक तरीके से सवर्णों को काफ़ी कुछ चोट भी पहुँचाई थी, सही सही बातें कहनी चाहिए। ठीक है, उनका उद्देश्य जो भी रहा हो, लेकिन सवर्णों, जैसे मायावती कहती थी, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, या समाजवादी पार्टी का भी हमें याद है, वो एक जब समाजवादी पार्टी का शासन आया तो एक तरीके से यादवों और मुसलमानों का ही बोलबाला हो गया। या ब ब बिहार में लालू यादव ने भी जो वो किया, सब सामने है। तो उसके चलते जो एक एक अच्छा खासा जो सवर्ण तबका था, उसने वो भी बीजेपी के पीछे लामबंद हो गया, और बीजेपी ने और भी जो उन ताकतों को भी अपने पीछे लामबंद किया, जो दलित और पिछड़े तो हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में से ले चले आए, कि उनको मायावती और अखिलेश यादव के या मुलायम सिंह यादव के शासन में कुछ खास हासिल नहीं हुआ। दलितों और पिछड़ों के एक वर्ग को फ़ायदा हुआ, सबको नहीं हुआ। इन सबको भी भारतीय जनता पार्टी ने बटोर लिया, तो वो कुल मिलाकर के एक ऐसा सिनेरियो बन गया कि भारतीय जनता पार्टी 37% वोट पा गई। लेकिन मैं, जैसा मैंने फिर कहा, कि जो ये जो 10 साल है, पूरा इस 10 साल में सच्चाई भी सामने आ गई, क्योंकि भारतवर्ष के विकास के लिए जो आर्थिक विचारधारा चाहिए, वो आर्थिक विचारधारा ना भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना आरएसएस के पास है। तो ऐसे में केवल मतलब क्या नाम है, जुमले उछाल करके और बड़े-बड़े सपने दिखा करके 10 साल शासन चलाना था, वो चल गया। अब वो सारे के सारे अंतर्विरोध जो है, एकदम सतह पे आ गए हैं। जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी उतर आई है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सत्ता के अंतर्विरोध वहाँ इतने भीषण हो गए हैं, सत्ता के और समाज के, कि मतलब वहाँ पर मतलब स्थितियाँ संभल रही हैं। और उत्तर प्रदेश में भी एक प्रयोग का दौर चेंज होने जा रहा है, जैसे कि प्रिंट की रिपोर्ट आई है, योगी का शासनकाल बहुत, मतलब क्या नाम है, हर लिहाज से गड़बड़ा रहा है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, कि अब जब बत्ती ही नहीं दे पा रहे हैं 24 घंटे, तो बाकी चीज़ों पर दावा करने का कोई मतलब नहीं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो है वो, अब क्योंकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत किला है, और राम मंदिर बनने ही वाला है। 24 जनवरी से शायद उसको लेकर के प्रचार-प्रसार शुरू करेंगे, खोल भी देंगे जनता के लिए। तो ऐसे में अब कुछ ऐसे काम करने के बारे में इंडिया गठबंधन सोच रहा है, जो यहाँ की स्थायी स्थिति को बदल दे। इसके लिए ये बात हो रही है कि अपने क्या नाम है, खड़गे साहब को उत्तर प्रदेश से उतारेंगे, कर्नाटक के साथ ही साथ, जिससे दलितों में एक पुष्ट संदेश जाएगा कि कांग्रेस दलितों की हितैषी है। आज की तारीख में उसमें कोई शक नहीं, मायावती बड़ा नाम ज़रूर है, लेकिन दलितों के लिए उनके पास अब न कोई विज़न है और न कोई वो है। तो इसलिए ये प्रयोग है, अगर प्रयोग, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने के लिए कई प्रयोगों की ज़रूरत होगी। वो प्रयोग सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं। खड़गे साहब को यहाँ से चुनाव लड़ाने का भी एक यही प्रयोग है, और जो प्रयोग काफ़ी कुछ तक घुसी के चुनाव परिणामों में सामने भी आ चुका है। पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम 26 मिनिस्टर और सारे पूरा संगठन एक तरफ, और घोसी में चुनाव जीत गई समाजवादी पार्टी। तो वो भी एक तरीके का प्रयोग था, जैसे इंडिया ने पूरा उसको समर्थन दिया। तो ये भी एक तरीके का प्रयोग है। उत्तर प्रदेश को के हाथ से भाजपा को छीनने के लिए अब बहुत से प्रयोग होंगे, उसको आप लोग देखिएगा, मज़ा भी आएगा। अब लेकिन ये प्रयोग कितने सफल होते हैं, कितने असफल, ये अभी नहीं कहना, अभी उन कहना मुनासिब नहीं होगा, कहा भी नहीं जा सकता है। अब आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।